press the bell icon on the YouTube app and never miss an. आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं और मोदी जी वैसे भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे जिसके बाद सभी को मालूम है कि मोदी जी एक बार फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे सामने होंगे, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके ख्याल से उनको फेस करने हैं या आपके ख्याल से उनको ज्यादा काम उस तरफ करना चाहिए? दो जवाब दूंगी मैं आरजू जी आपको। एक कि मैं अंधभक्त नहीं, मैं एक शिक्षित और वेल रिकॉग्नाइज्ड और वेल नोन फीमेल हूँ। मैंने कई ऐसे जजमेंट पास करवाए हैं सर्वोच्च न्यायपालिका से जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण और वैल्यूबल रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। वाकई में उन्होंने इस राष्ट्र के लिए जो अपने कर्तव्यों का पालन किया है वो देख करके, और जिन्होंने मोदी जी ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये देखते हैं, और अगर आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके जैसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हर एक मजहब और धर्म के लोगों के लिए सारे काम किए हैं, उसको देख करके मैं वाकई में उनकी अब भक्त हो चुकी हूँ और आंख बंद करके उन पर भरोसा करती हूँ। और यही हैशटैग मोदी गारंटी ने ही आज इतनी बड़ी जीत भारी बहुमत पे 3 राज्यों में करवाई। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि वाकई में मुझे भी लग रहा था जब ये 28 पार्टियां एक हुई थी तो मुझे भी लग रहा था कि 2024 में कोई महायुद्ध और तांडव होगा। 2024 का इलेक्शन नहीं होगा, महायुद्ध और तांडव हो जाएगा और हमें वाकई में पता नहीं उन राज्यों में मार खाना पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में जब 2019 और 21 का इलेक्शन हुआ था तो 19 के इलेक्शन में मेरे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे, मेरी गाड़ियां तोड़ी गई थी, जलाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी जी की सरकार थी जहां पर भगवान राम का नाम लेने पर भी जेल भेजा जाता है। तो वो सिनेरियो में याद करके मैं सोच रही थी कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वहां पर हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ अलायंस पार्टियों में जो मुठभेड़ स्टार्ट हो चुका है, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियां आपस में जो लड़ रही हैं, आपस में सौतन की तरह जो झगड़ा कर रही हैं, और जो अब कैमरे पर भी दिख रहा है एक दूसरे को लोग चिरकुट बोल रहे हैं। जो पार्टियां अलायंस है कांग्रेस में वो एक दूसरे को चिरकुट बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो अपने आप को ऐसा कार्टून सीरियल प्रेजेंट किया है जनता के सामने, कभी लकड़हारा बन जा रहे हैं, कभी बाइक के मैकेनिक बन जा रहे हैं, कभी किसान बन जा रहे हैं, और जब ये सब बनते हैं तब हजारों मीडिया को बुलाते हैं, पर उस बेगिस्तान जाते हैं तब मीडिया नहीं बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें अब डिजिटल भारत है, सब जानता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं इस निर्णय पर, और ये 3 इलेक्शन में बहुत एक्टिव मूवमेंट करने के बाद मुझे एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि 2024 में अब की बार 400 पार इज वेरी इजी फॉर मोदी जी, क्योंकि जनता ने अब डिसाइड कर लिया है कि ठीक है राहुल बाबा, आप 28 पार्टियों के सपोर्ट के साथ रहो और मोदी जी के सपोर्ट के साथ जनता रहेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आरजू जी ये आ चुका है कि जनता को कन्विंस राहुल गांधी जी ना पहले कर पा रहे थे और ना अब कर पा रहे हैं। ये कब मैच्योर होंगे ये अभी भी समझ में नहीं आता है। तो ये, और जितनी बार भी राहुल गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मलाइन करते हैं, डिफेम करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, उतनी टीआरपी मोदी जी की बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि टीआरपी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है मोदी जी को। राहुल गांधी जी इज इनफ फॉर मोदी जी टीआरपी। और थर्ड थिंग मैं आपको कहूंगी कि जिस राहुल गांधी के परिवार से 3 उनके खुद के पिता, दादी और दादा प्रधानमंत्री गुजरे, और जिन्होंने हमेशा एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली, लेकिन एक ढके हुए कर्टेन के अंदर खेली, जो बहुत बाद में जनता को समझ में आया। वो मंत्र राहुल गांधी जी को पता ही नहीं, वो मंत्र वो जानते ही नहीं है। अपने बाप दादा और पिता से भी उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं।
वो जिस मंत्रा को लेकर के चल रहे हैं वो ये स्मार्ट भारत नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हालिया में इस इलेक्शन के दौरान ही वो 2-4 यूनिवर्सिटी में विजिट किए थे, भारत के 2-4 यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया ने कोई काम नहीं किया, बच्चों क्या बोलते हो। तो बच्चे उधर से कह रहे हैं कि राहुल सर, मेक इन इंडिया तो हमें फॉरेन कंट्रीज में दिखाई दे रहा है, भारत में तो बहुत काम कर रहा है, अब तो फॉरेन कंट्रीज में भी दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, स्वच्छ भारत अभियान ने कोई काम नहीं किया। तो फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान तो हम भी बहुत करते हैं, हम भी अपनी गाड़ी के ग्लास को नीचे करके अब कचरा नहीं फेंकते हैं, बिल्कुल नहीं फेंकते। तीसरा उन्होंने सवाल किया कि हर के हाथ में तो चाइना मोबाइल ही हमको दिखता है। तो उस ऑडिटोरियम में बैठे लाखों बच्चों ने अपना मोबाइल यूं करके दिखाया कि नहीं राहुल गांधी जी, हमारे हाथ में मेड इन इंडिया का मोबाइल है, आप गलत बोल रहे हो। और वो पूरा लाइव चल रहा था। तो जिस तरह से हमारे बापू फादर ऑफ नेशन गांधी जी के कहने पर, उनके मार्गदर्शक पर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया और वाकई में स्वच्छ भारत अभियान हुआ, तो उसी तरीके से जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चला दिया है और वो अब दिख रहा है भारत में। बिल्कुल, काम तो जाहिर है जो होगा वो दिखाई देगा और दिखना भी चाहिए। लेकिन इसमें जो मोदी जी का पहले जो टेन्योर रहा और आगे जो इलेक्शंस के बाद है, उसमें आपके ख्याल से जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई चेंज आएगा किसी और किस्म का? क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे कतर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त नेवी ऑफिसर्स के साथ, तो इस तरह से फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपको लगता है कोई चेंज आएगा या इसी तरीके से चलेगी? Everyone is doing their job with lots of effort, with lots of focused. हर एक कैबिनेट का मंत्री अपने अपने फोकस्ड पर है, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने फोकस्ड पर है, और जो कैबिनेट के अंदर जो मंत्रालय आता है वो अपनी अपनी चीजों को लेकर के अपने अपने ऊपर फोकस्ड है। तो फॉरेन पॉलिसीज के बारे में जिस हिसाब से डॉक्टर एस जयशंकर पहले भी बोल चुके हैं, अजित डोभाल जी जिनको मैं जेम्स बॉन्ड कहती हूँ इन दोनों को, वो पहले भी बोल चुके हैं कि टेररिज्म इंडस्ट्रीज और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, भारत को डिक्टेटरशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इन चीजों पर भारत तब भी स्टिक था और अब भी स्टिक है। थर्ड टेन्योर के बाद जो भारत आज इकोनॉमी में 5th पोजीशन पर आया, जीडीपी में हम रिसेंटली 7.6 पोजीशन पर आए हैं, फिर भी अभी 2 दिन पहले हमारा स्टॉक जो है वो 4 ट्रिलियन रीच किया है। तो ये जो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट और उन्नति है वो बढ़ती चली जाएगी। फॉरेन पॉलिसीज, बायलैटरल रिलेशंस और जितने भी ट्रेड के रिलेशंस हैं उसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी और भी पाइपलाइन में हैं, जिससे लोग ये अंदेशा करने लगेंगे आने वाले ये टेन्योर के ओथ के बाद कि भारत इकोनॉमी में 3rd पोजीशन नहीं बल्कि 2nd पोजीशन पर हमको दिखाई देगा। आईमैक का जो हम लोगों का जो एक पूरा मेमोरेंडम साइन हो रहा है उसमें उसके द्वारा हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि ग्लोबल पावर डायरेक्टली भारत के हाथ में आया है, और जिस दिन भारत के हाथ में ग्लोबल पावर आ जाता है उस दिन सबसे पहले हमारे भारत के लीडरों का कर्तव्य यही होगा कि टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वैनिश्ड किया जाए, उनका कैसे धरपकड़ किया जाए और ये जिहादी मेंटालिटीज को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि विजन अब बढ़ने का है, विजन अब तरक्की करने का है, विजन अब शिक्षित होने का है। एक देश खूबसूरत तब होता है जब वो देश के हर व्यक्ति शांति से सुकून से सोता है, पेट में अनाज जाता है 3 टाइम और सर पर छत होती है और एक नौकरी छोटी या बड़ी या कारोबार छोटा या बड़ा उसके पास होता है, उसकी अपनी पर्सनल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन होती है तब। तो यही सबसे फोकस्ड चीज है भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए, जो उन्होंने रिसेंटली अपनी स्पीच में कहा भी था कि मेरे 4 पिलर है। सबसे पहला युवा, उसके बाद फिर महिलाएं, उसके बाद फिर किसान और उसके बाद फिर मजदूर। ये 4 पिलर को मुझे आगे लेकर के आना है और इनके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। बिल्कुल ऐसा ही और होना भी यही चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि मैं जब भी आपके साथ नेक्स्ट शो करूंगी तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम मजदूर के ऊपर बात करें और मजदूर की लाइफ कैसी है और उसकी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो दोनों कंट्रीज में कॉमन है।
हमारे यहाँ भी जो लेबर क्लास है वो काफी मुश्किल में है। तो हम देखना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे कि भारत में क्या हाल है और किस तरह से इस सिचुएशन को या इनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत डेफिनेटली, और शुक्रिया मैं जी। इसको आरजू जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी से मैं मजदूर मोर्चा की रह चुकी हूँ, तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगी। हालांकि मैं खुद ही साइड हुई बिकॉज ऑफ मेरा लीगल जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहा इस दौरान हुआ है, तो मैंने खुद ही साइड लिया। बट आई कैन एक्सप्लेन विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट डेटा। बिल्कुल ऐसा ही है और हम जल्दी इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और नाजिया लाई खान जी का दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें इन दोनों ने बात की है भारत में हाल ही में हुई इलेक्शंस के ऊपर, जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और 3 स्टेट्स में बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्म किया है। और दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो दिन ब दिन पीछे हटती जा रही है और आप देख रहे हैं कि उसका वोट जो है वो घटता जा रहा है। शायद ये जो कांग्रेस है ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है कि कांग्रेस की जो वैल्यू है वो इतनी कम हो चुकी है। जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी अब वो मोहल्ले तक ही सीमित रह चुकी है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।